नमस्कार साथियों। आज जिस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं वो है हमारा राजस्थान के किसान और जनजातीय आंदोलन। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा राजस्थान के किसान और जनजातीय आंदोलन। और किसान और जनजातीय आंदोलनों के अंदर हम कई सारे आंदोलन, कई सारे किसान और जनजातीय आंदोलन दोनों ही तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारे सामने किसान व जनजातीय आंदोलन। किसान और जनजातीय आंदोलन। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया 1857 क्रांति के बारे में। क्रांति असफल हुई। धीरे धीरे अंग्रेजों ने परेशान करना कुछ समय के लिए कम किया, लेकिन अंग्रेजों ने जब अपनी महत्वाकांक्षाओं को और ज़्यादा बढ़ाया और जब किसानों के हितों के साथ छेड़छाड़ की तो किसानों ने आंदोलन उठाया। और जब जनजातियों के शोषण किया गया, जनजातियों के अधिकारों का हनन किया गया, तो जनजातियों ने यहाँ पे आंदोलन किया। तो किसान और जनजाति अपने अपने अधिकारों को लेकर यहाँ पे आंदोलन हुए। तो सबसे पहले तो हम किसान आंदोलनों की बात करें तो किसान आंदोलन क्यों हुए? सब यहाँ राजस्थान के अंदर लगाई जाती थी लाग बाग। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है लाग बाग का। लाग बाग का मतलब है जो टैक्स इनके ऊपर लगाया जाता था। कई प्रकार की लाग बागी हुआ करती थी। एक बताना चाहूँगा, जैसे एक है लाटा कूटा। फसलों को अनुमान के आधार पर तय किया जाता था कि इस फसल में लगान कितना लिया जाएगा। तो अनुमान के आधार पर जो लगान तय किया जाता था उसे लाटा कूटा पद्धति के नाम से जाना जाता था। पहले लाटे लटाए जाते थे। एक था सूटा बाटी। अगर ठिकानेदार की ज़मीन पर अगर आप अपने मवेशी बांधते हैं तो मवेशियों को बांधने के बदले जो टैक्स लिया जाता था सूटा बाटी कर हुआ करता था। एक है चूड़ा लाग। ठिकानेदार की पत्नी जो नया चूड़ा पहनेगी उसके लिए भी टैक्स लगेगा और वो टैक्स जनता देगी। अगला है कुंवर कलेवा। ठिकानेदार का बेटा नाश्ता करेगा, उसका पैसा भी जनता से भुगता जाएगा। एक है चौरी कर। अगर किसी किसान की बेटी का विवाह है तो बेटी के विवाह पर 5 रुपये प्रति विवाह, 5 रुपये एक बेटी के लिए जाते थे। विवाह के उपलक्ष्य पर विवाह हो रहा है किसान की बेटी का, लेकिन पैसा कौन ले रहा है? ठिकानेदार ले रहा है किसान से। तो ये इस प्रकार से कई सारे करते। और भी कई थे, जाजम लाग था, कई सारे लाग बाग यहाँ लगाए गए थे। इन्हीं लाग बागों से परेशान होकर, इसी लाग बागों से आतताई होकर राजस्थान के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ, या यूं कहें अंग्रेजों के खिलाफ न कहकर अगर वहाँ के शासकों के या वहाँ के ठिकानेदारों के खिलाफ की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो सारी शासन व्यवस्था थी अंग्रेजों के द्वारा बिगाड़ी गई थी। सामंतवादी तत्व यहाँ जो आया राजस्थान के अंदर, उस सामंतवाद के खिलाफ ये बड़ा मोर्चा निकलकर सामने आता है राजस्थान के किसान और जनजातीय आंदोलनों का। अब साहब, राजस्थानी किसान और जनजातीय आंदोलनों के बारे में हमें कौन कौन से आंदोलन पढ़ने हैं? तो सबसे पहला जो किसान आंदोलन होगा वो होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया के बाद में बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू के बाद में बूंदी किसान आंदोलन। उसके बाद में अलवर किसान आंदोलन। फिर मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन। उसके बाद सीकर क्षेत्र के किसान आंदोलन। और सीकर के साथ में हम देखेंगे शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन। वहीं उसके बाद जनजातीय आंदोलनों के अंदर हम भगत आंदोलन के बारे में बात करेंगे। भगत आंदोलन के बाद में हम एकी आंदोलन की बात करेंगे। और लास्ट ऑफ ऑल हम मीणा आंदोलन के बारे में बात करेंगे। यानी कि जब ठिकानेदारों या राज्य की सरकार के द्वारा, यानी कि राजाओं के द्वारा, सामंतों के द्वारा जब किसानों को परेशान किया गया तो किसान आंदोलन हुए, और जब जनजातियों को परेशान किया गया तो जनजातीय आंदोलन हुए। अब हम यहाँ एक एक को उठाते हैं और एक एक के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला होगा हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन।
सबसे पहले तो मैं अगर चर्चा करूं तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है 1897 में और 1941 तक यानी कि 1941 तक ये आंदोलन चलता है, यानी कि 44 वर्षों तक ये चला। माना जाता है कि राजस्थान का ही नहीं, भारत का सबसे पहला संगठित और अहिंसक किसान आंदोलन था ये। सबसे पहला संगठित और अहिंसक किसान आंदोलन, यानी कि इन 44 वर्षों के दौरान किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार की हिंसक झड़प सरकार और जनता के बीच में नहीं हुई। 1897 से शुरू हुआ और 1941 तक किसान आंदोलन चला। इस आंदोलन को हम 3 चरणों के अंदर देखते हैं। पहला जो चरण था ये 1897 से लेकर चलता है आपका 1916 तक। फिर 1900 अच्छा, यहां नेतृत्व किसने किया तो नाम आएगा साधु सीताराम दास के द्वारा यहां पे नेतृत्व किया गया पहले चरण का। सेकंड चरण की बात करें तो 1916 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़ते हैं और जब सितंबर 1923 में उनको जेल हो जाती है तब तक लेके विजय सिंह पथिक इसके नेतृत्व करता रहेंगे। और थर्ड नंबर या सबसे आखिरी पार्ट जो होगा 1923 में जब विजय सिंह पथिक को जेल हुई तब से लेकर 1941 तक राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में यह आंदोलन जो है वो सफल हुआ। अब साहब सबसे पहले इन क्रांतिकारियों जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन के बारे में हम देखते हैं क्या मामला है। साहब ये जो बिजोलिया जो है, अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो बिजोलिया वर्तमान में तो पड़ता है भीलवाड़ा में, वर्तमान में पड़ता है भीलवाड़ा में, और उस समय पड़ता था मेवाड़ रियासत में। और मेवाड़ रियासत में माना जाता है कि कुल 16 ए श्रेणी के ठिकाने थे और उन 16 ए श्रेणी के ठिकानों में से एक ए श्रेणी का ठिकाना कौन सा था? बिजोलिया था। यानी कि बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा में स्थित तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था। अगली चीज देखें तो यहां जो अधिकांश जनजाति थी, अधिकांश जो जाति थी वो थी धाकड़ जाति, यानी कि लगभग 60% जो जाति थी ये धाकड़ जाति थी। और धाकड़ जाति जो है ये परेशान थी किससे? ठिकानेदार से। क्या था यहां पे समस्या? समस्या क्या थी? तो 84 प्रकार के लाग बाग, यानी कि 84 टाइप के लाग बाग इन लोगों के ऊपर लगाए गए थे। अच्छा साहब, ये बिजोलिया जो था ये ऊपरमाल जागीर का सदर मुकाम था। ऊपरमाल का सदर मुकाम, सदर मुकाम का मतलब होता है जैसे अपन आसपास के अपने पूरी पंचायत होती है, पंचायत का एक मुख्यालय होता है, उसी प्रकार जागीर थी ऊपरमाल की जागीर। और ऊपरमाल की जागीर का सदर मुकाम यानी कि हेड ऑफिस कौन सा था? बिजोलिया था। यानी कि प्रशासन कहां से चलता था? बिजोलिया से चलता था। और ये जो ऊपरमाल की जागीर है, ये कहा जाता है कि इतिहास में राणा सांगा का आपने नाम सुना होगा। ये राणा सांगा ने भेंट किया था, गिफ्ट किया था जगनेर के अशोक परमार को, जगनेर के अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर भेंट की गई थी। तो बिजोलिया भीलवाड़ा में है, मेवाड़ रियासत का तत्कालीन ए श्रेणी का ठिकाना था। धाकड़ जाति के लोग यहाँ थे और 84 प्रकार के लागबागों से परेशान थे। और बिजोलिया जो है वो ऊपरमाल की जो जागीर थी उसका सदर मुकाम था। और राणा सांगा ने इसे अशोक परमार को भी गिफ्ट दिया था। यानी कि इसका इस ऊपरमाल की जागीर का संस्थापक किसे माने? तो अशोक परमार को माना जाएगा। अगली हम बात करें तो सबसे पहले तो हम प्रथम चरण देखते हैं कि इसका प्रथम चरण कैसा रहा, क्या प्रथम चरण के अंदर गतिविधियां रही, उसके बारे में देखेंगे साहब। और प्रथम चरण रहा 1897 से 1916 तक का। साहब 1894 में गिरधर सिंह नामक जो यहाँ का ठिकानेदार था उसकी हत्या होती है। और गिरधर सिंह के बाद में कृष्ण सिंह नया ठिकानेदार बनता है। यानी कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो महाराणा का नाम था फतेह सिंह।
और ये जो बिजोलिया था, इस बिजोलिया का ठिकानेदार यानी कि यहाँ का सामंत कौन था, तो ठिकानेदार का नाम था कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह को कई जगह पे किशन सिंह के नाम से भी बताया गया है। होता क्या था कि ये राजा है और मान लो ये जनता है, तो राजा और जनता के बीच में एक बिचौलिए का काम करने वाले का नाम था ठिकानेदार। ये क्या करता था, ठेके पर कर व्यवस्था लेता था। जैसे मान लो राजा जो है, इस राजा ने इस गांव का कर डिसाइड कर दिया कि साहब बोली लगा दी कि जो भी मुझे 2 लाख रुपए इस गांव से उगा कर देगा उसको मैं इस गांव का ठेका दे दूंगा। अब मान लो कृष्ण सिंह ने हाँ कर ली कि साहब बिजोलिया का ठेका मुझे दे दो, मैं ठिकानेदार बन जाता हूं। अब बिजोलिया ने अगर मान लो कि 2 लाख रुपए एडवांस के अंदर दे दिए, तो अब क्या ठिकानेदार जो है क्या जनता से 2 लाख रुपए वसूल करेगा? क्या नहीं, वो 4 लाख वसूल करने की कोशिश करेगा। और ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा कि जनता से ज्यादा कर वसूल किया जाएगा। तो जनता परेशान थी ठिकानेदारों से। कृष्ण सिंह या किशन सिंह नया ठिकानेदार बना। इसने आते अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, नए नए प्रकार के लाग बाग यहां लगाने इसने शुरू कर दिए। तो क्या हुआ कि 1897 में आते थे समय ऐसा आया कि एक धाकड़ था, गिरधारी लाल। इस गिरधारी लाल धाकड़ के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। 12वें का वो था दिन। तो मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारी लाल के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर सभी लोग इकट्ठा हुए गांव में। गांव का नाम था गिरधारीपुरा। साहब गंगाराम जो धाकड़ था, गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु के अवसर पर गिरधारीपुरा गांव में लोग इकट्ठा हुए और यहीं पे आए हुए थे प्रसिद्ध नेतृत्वकर्ता साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास उस जमाने के अच्छे लीडर हुआ करते थे। तो यहां जो धाकड़ जाति के जो परेशान लोग थे, इन परेशान लोगों ने ये कहानी सारी समझाई कि यार ये किशन सिंह नाम का एक ठिकानेदार है और ये हमें परेशान कर रहा है, तो आप कुछ ना कुछ रास्ता निकालो। साधु सीताराम दास ने क्या किया कि साधु सीताराम दास ने यहां से 2 आदमियों को भिजाया। एक का नाम था नानजी पटेल और एक का नाम था ठाकरी पटेल। इन दोनों को भिजवाया कि तुम दोनों जाओ किसके पास? फतेह सिंह के पास, उदयपुर में। कहां जाना है? उदयपुर में। और उदयपुर जाके क्या करना है कि जो किशन सिंह ठिकानेदार है इसकी शिकायत करनी है महाराणा फतेह सिंह से। ये जो सारी चीजें तुमने मुझे बताई ये जाके तुम प्लीज किसे बताओ? फतेह सिंह को बताओ। अब साहब जब ये फतेह सिंह से मिलने के लिए गए उदयपुर मुलाकात करने के लिए, तो कहा जाता है कि फतेह सिंह ने इस मामले की जांच करने के लिए, जो ये शिकायत थी, इस शिकायत की जांच करने के लिए अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जिसका नाम था हामिद हुसैन। तो हामिद हुसैन के नेतृत्व में एक जांच आयोग बिठाया गया और हामिद हुसैन को इसकी जांच सौंपी गई कि जो ये नानजी पटेल और ठाकरी पटेल आए हैं वास्तविकता में क्या मामला चल रहा है बिजोलिया में। हामिद हुसैन ने रिपोर्ट दी महाराणा को कि साहब महाराणा जी जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, गांव वाले वास्तविकता में परेशान हैं और आपका जो ये ठिकानेदार है ये ठिकानेदार लखनऊ का नहीं है, गांव वालों को परेशान कर रहा है, बिना काम की लगान इसने लगा रखी है। लेकिन महाराणा ने इस बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया और जब महाराणा ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया तो ये जो ठिकानेदार जो किशन सिंह था इसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया, अभिमान ही हो गया, अभिमान और ज्यादा बढ़ गया, इसका अहंकार आ गया इसमें कि लो तुम गए थे महाराणा के पास, क्या कर लिया महाराणा ने मेरा, अब बेटा अब तुम उल्टा भुगतोगे। इसीलिए 1903 में, ध्यान रखना, 1903 में किशन सिंह के द्वारा एक नया टैक्स लगाया गया, चमड़ी कर।
क्योंकि किशन सिंह की शिकायत करने गए थे गांव वाले। तो सबसे पहले तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल के बिजोलिया प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा दिया कि बिजोलिया के अंदर पैर मत रखना तुम दोनों। और किसानों तुम ज्यादा सियाने बन रहे हो बेटा, और नया कर और दो। नया कर कौन सा है? चौरी कर। कि बोला ये क्या है कि अब तो तुम अगर तुम्हारी बेटी की शादी भी करोगे तो भी तुम्हें 5 रुपए देने पड़ेंगे मुझे। किसानों का दिमाग खराब। किसानों ने क्या किया कि ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अपनी बच्चियों को अविवाहित रखना शुरू कर दिया कि साहब शादी नहीं करेंगे। उस साल जो अक्षय तृतीया का मुहूर्त था, उस गांव में 200 कुंवारी कन्याओं को इकट्ठा करके ज्ञापन दिया गया, एक भी विवाह नहीं किया गया। अंग्रेजों का दिमाग खराब। किसानों ने खेती करने से मना कर दिया। सरकार का दिमाग खराब हो चुका है कि गांव न तो किसान खेती करने के लिए तैयार हैं, न इनकी बेटियों का विवाह कर रहे, करें क्या। तो मजबूरन परेशान होकर इस चौरी कर को वापस से किशन सिंह को लेना पड़ा। हमें यहां यह याद रखना है, प्रथम चरण की एक घटना है कि 1903 में किशन सिंह के द्वारा कौन सा कर लगाया गया? चौरी कर लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया था? किशन सिंह के द्वारा लगाया गया था, जो ठिकानेदार था। समय आया कि 1906 के अंदर किशन सिंह की मृत्यु हुई और नया ठिकानेदार आया, उसका नाम था पृथ्वी सिंह। कौन आया नया ठिकानेदार? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह ने आते ही एक और टैक्स लगा दिया, नया टैक्स लगा दिया। उसका नाम था तलवार बंधाई। यानी कि नया ठिकानेदार जो बैठेगा उसके जो राज्याभिषेक किया, उसको जो तलवार भेंट करने का जो समारोह किया जाएगा, उस समारोह में जितना भी खर्च होगा, आसपास के जितने भी ठिकानेदार आएंगे, महाराणा आएंगे, लोग बाग आएंगे, उन सबकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था गांव वाले को करनी पड़ेगी। तो ये टैक्स कौन सा था? तलवार बंधाई शुल्क। ये किसके द्वारा लगाया गया? पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया। ध्यान रखना इस चीज को। 1903 में चौरी कर लगाया गया। चौरी कर किशन सिंह के द्वारा लगाया गया था। और 1906 में तलवार बंधाई कर लगाया गया, पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था। आगे देखते हैं साहब क्या हुआ। हामिद हुसैन ने जांच की, उसका कुछ नहीं हुआ। नए नए टैक्स यहां पे और लगा दिए गए। आखिर में परेशानी आ गई साहब। परेशानी क्या आ गई कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो साधु सीताराम दास थे, ये किसी काम से वार्षिक जलसे में, यानी कि विद्या प्रचारणी सभा का जो एनुअल फंक्शन था, उस एनुअल फंक्शन में गए हुए थे चित्तौड़। कहां गए हुए थे? चित्तौड़। और साधु सीताराम दास की चित्तौड़ में मुलाकात हो जाती है किससे? विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक से। ये विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम भूप सिंह था और अंग्रेजों की कैद से फरार होकर आया था और बड़ा क्रांतिकारी ये देश का माना जाता है। तो विजय सिंह पथिक अपना भेष बदलकर पथिक, विजय सिंह पथिक के नाम से रह रहा था। वास्तविक तो ये उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के गुठावली गांव का रहने वाला था। भूप सिंह गुजर इसका वास्तविक नाम था। और अंग्रेजों की कैद से फरार होकर, उनके डर से अपना भेष बदलकर विजय सिंह पथिक के नाम से रह रहा था। पथिक जी और साधु सीताराम दास की मुलाकात हो जाती है चित्तौड़ में। विद्या प्रचारणी सभा के वार्षिक जलसे में हिस्सा लेने गए थे। साधु सीताराम दास आग्रह करते हैं विजय सिंह पथिक से कि साहब आप आइए, हमारे यहाँ जनता जो है वो परेशान है, ठाकुरों ने दमन कर रखा है हमारा। ठिकानेदार आए दिन नए नए टैक्स लगाते हैं, हमारी बेटियों की शादी पर टैक्स लगा दिया, तलवार बंधाई जो समारोह है उस पर टैक्स लगा दिया। हमारे तो कोई सुन रहा ही नहीं है। महाराणा के पास हमने आदमी भेजे थे, उनकी भी नहीं सुनी, उल्टा उनको गांव से निष्कासित कर दिया। साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े और इस आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। तो अगला जो दूसरा चरण होगा, द्वितीय चरण इस आंदोलन का, वो अब हम देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चरण है इसका, इसी में से क्वेश्चन बार बार आता है। तो यहां 1916 से लेके 1923 तक ये द्वितीय चरण चला। तो सबसे पहली चीज तो विजय सिंह पथिक जो है, विजय सिंह पथिक जो है, ये कब जुड़े इस आंदोलन से? तो इस आंदोलन से जुड़े साहब ये 1916 में। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो नाम आएगा भूप सिंह।
कहां के रहने वाले थे, तो नाम आएगा बुलंदशहर, और गांव का नाम था गुठावली गांव, यूपी, उत्तर प्रदेश में। आते ही विजय सिंह पथिक ने सबसे पहले क्या किया, 1917 में हरियाली अमावस के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। जब विजय सिंह पथिक यहां आए तो गांव वालों को समझाया कि तुम अलग अलग तरीके से व्यक्तिगत रूप से अगर विरोध करोगे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, इसीलिए एक संगठन बनाओ और उस संगठन मजबूती के साथ वो संगठन अपने साथ खड़ा रहे और हर आदमी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। इतना मजबूत संगठन हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक एक आदमी हम पर्सनल रूप से कोई डिमांड रखेंगे तो कोई मानेगा नहीं। इसलिए संगठन में शक्ति है, एक संगठन तैयार करो। तो 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन यहां पे किया और ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच बनाया या अध्यक्ष बनाया किसे, मन्ना जी पटेल को, मन्ना जी पटेल। उसके बाद विजय सिंह पथिक ने सोचा कि यार क्यों ना इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय पहचान दी जाए, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी भारत में आ चुके थे और महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। कांग्रेस जो है इस समय टॉप लीडर्स में था, या कांग्रेस की जो रणनीतियां थी या कांग्रेस का जो एजेंडा था, उस एजेंडे में इन आंदोलनों को शामिल करना विजय सिंह पथिक के दिमाग में आता है। विजय सिंह पथिक ने क्या किया कि इनका एक मित्र था जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। इस गणेश शंकर विद्यार्थी से बातचीत की और गणेश शंकर विद्यार्थी से कहा कि यार कानपुर से तेरा एक समाचार पत्र प्रकाशित होता है। समझना, ये बार बार क्वेश्चन आता है। गणेश शंकर विद्यार्थी विजय सिंह पथिक का मित्र था और इससे कहा पथिक जी ने कि यार कानपुर से तेरा एक समाचार पत्र प्रकाशित होता है और उसका नाम है प्रताप। क्या है ये प्रताप? एक न्यूज़पेपर है। प्रताप क्या है? एक न्यूज़पेपर है। कि इस प्रताप नामक समाचार पत्र में तू एक काम कर, अगर मेरा दोस्त है तो इस आंदोलन का छाप, इस आंदोलन के अंदर जो दमन गांव वालों का किया जा रहा है, इन खबरों को तुम प्रकाशित करो। और विजय सिंह पथिक के कहने पर इनके मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से जो अखबार छपता था प्रताप, इसके माध्यम से इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई। यानी कि इस आंदोलन को नेशनल लेवल पर पहुंचाने का काम किस समाचार पत्र ने किया, तो नाम आएगा साहब प्रताप। और भी कई समाचार पत्र थे, मराठा केसरी, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी क्वेश्चन पे बार बार किया जाता है तो वो समाचार पत्र है प्रताप। अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन था। नेशनल लेवल पे एक आंदोलन चला गया, लेकिन फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब क्या किया जाए? तो अब एक काम किया जाए, उन्नीस में गांधी जी से मिला जाए। भाई अखबार निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राष्ट्रीय पहचान दिला दी, लेकिन कोई नेता कोई बात करना ही नहीं चाह रहा हमसे। तो 1919 में विजय सिंह पथिक चले गए वर्धा। वर्धा कहां है? वर्धा है महाराष्ट्र में। वर्धा चले गए किससे मिलने? गांधी जी से मिलने। अब गांधी जी ने इनकी जो समस्या थी कि आओ, तुमने चंपारण में किसान आंदोलन किया, तुमने अहमदाबाद में मिल आंदोलन किया, तुमने और भी कई सारे आंदोलन यहाँ पे तुम लोग करके आ रहे हो, खेड़ा सत्याग्रह किया, तो गांधी जी को इनवाइट करने के लिए गए थे विजय सिंह पथिक वर्धा महाराष्ट्र में। लेकिन गांधी जी ने इनको अलग ही काम के अंदर डाल दिया। इन साहब ने क्या किया कि 1919 में वर्धा में जब ये गए तो वहां वर्धा के अंदर इन्होंने एक नया संगठन बना दिया और नाम था उसका राजस्थान सेवा संघ। और राजस्थान सेवा संघ नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की और इस राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक समाचार पत्र भी निकाला जाने लगा जिसका नाम था राजस्थान केसरी। तो 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में गांधी जी से मिलने के लिए विजय सिंह पथिक
महाराष्ट्र जाते हैं, वर्धा में जाते हैं, लेकिन गांधी जी द्वारा इनको टाल दिया जाता है इस बात को, और यहाँ एक नए संगठन की स्थापना वर्धा में की जाती है पथिक जी द्वारा, राजस्थान सेवा संघ। और राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया जिसका नाम था राजस्थान केसरी। जब यह आंदोलन इतने बड़े तरीके से हुआ, इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी इस आंदोलन को मिली, तो क्या हुआ कि मेवाड़ सरकार की नजरों के अंदर ये सारी बात आई। महाराणा फतेह सिंह ने सोचा कि यार प्रताप जो इतना बड़ा समाचार पत्र है, भारत के मेन समाचार पत्रों के अंदर इसका नाम आता है, इसमें यह बात छप रही है, तो यानी कुछ ना कुछ तो मामला है। इसीलिए राज्य सरकार यानी कि मेवाड़ की सरकार की तरफ से एक न्यायाधीश थे, जिसे हम न्यायमूर्ति भी कह सकते हैं, न्यायमूर्ति, उनका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य। ये न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में अप्रैल 1919 में महाराणा फतेह सिंह ने अप्रैल 1919 में इस पूरे मामले की जांच के लिए न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। इस आयोग में कितने सदस्य थे? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस आयोग में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन? ये क्वेश्चन आएगा, पक्का कंफर्म आएगा कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कितने सदस्यीय आयोग था। आंसर होगा 3 सदस्यीय आयोग था। पहला सदस्य कौन? तो पहला सदस्य तो खुद न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य हो गए। अब 2 सदस्य में देखने तो एक सदस्य का नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जिसमें एक तो है अफजल अली और एक है ठाकुर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। एक तो है ठाकुर अमर सिंह और एक है अफजल अली। ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग मेवाड़ सरकार के द्वारा गठित किया गया। 3 सदस्य थे, ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली इसके 2 अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी जांच की और जांच के अंदर बताया कि साहब मेवाड़ के जो लोग हैं, जो किशन सिंह के द्वारा जो अत्याचार किया गया या इसके बाद पृथ्वी सिंह के द्वारा जो अत्याचार किया गया, जो लागबाग लगाए जा रहे हैं जनता के ऊपर, बेबुनियाद है, बिना काम इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, इनको हटाया जाए। समय आया कि 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ अमृतसर में, और अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक भाग लेने के लिए जाते हैं और वहां पे बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के मुद्दे को। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह मुद्दा उठाया जाता है और यह मुद्दा अब धीरे धीरे जो है वो और बड़े स्तर पर पहुंच जाता है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने इनके जो समाचार पत्र थे मराठा और केसरी, उसके अंकों के अंदर भी इस बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरों का प्रकाशन किया। तो देखो आप, कांग्रेस अधिवेशनों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस आंदोलन का मुद्दा उठा रहे हैं। उसके बाद 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नागपुर, और नागपुर अधिवेशन में जो है गांधी जी ने इस आंदोलन को आशीर्वाद दिया। तो गांधी जी का आशीर्वाद का मतलब यहां पे ये है कि गांधी जी ने पूर्ण रूप से समर्थन कब दिया? तो 1919 के नागपुर अधिवेशन के अंदर यह समर्थन इनको दिया गया। अब साहब 1 मिनट के लिए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 1919 में जो राजस्थान सेवा संघ स्थापित किया गया था, राजस्थान सेवा संघ 1919 में कहां स्थापित किया गया था? वर्धा में। और समाचार पत्र कौन सा निकाला गया था? तो आंसर था हमारा राजस्थान केसरी। अगले साल क्या हुआ कि 1920 में इसको अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया और यहां से नया समाचार पत्र निकाला गया
तरुण राजस्थान। और तरुण राजस्थान या नवीन राजस्थान दोनों ही इसके नाम हमें देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि नवीन राजस्थान समाचार पत्र था और जब अंग्रेजों ने उसको बैन कर दिया तो उसको तरुण राजस्थान के नाम से बाद में दोबारा संपादित किया गया। खैर, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। आगे हम देखते हैं कि साहब गांधी जी ने भी इस आंदोलन को आशीर्वाद दे दिया। अब क्या हो, अब तो मामला और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है सरकार की कि क्या किया जाए। गांधी जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस और बड़े बड़े इस देश के जितने भी बड़े अखबार हैं उन सब के अंदर इस आंदोलन की खबरें छप रही है। आंदोलन आग की तरह फैल चुका है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि 1921 के बाद इस आंदोलन से प्रभावित होकर और छोटे छोटे इतने आंदोलन हो गए। बेंगू किसान आंदोलन हो गया, अलवर में किसान आंदोलन हो गया, उसके अलावा बूंदी में किसान आंदोलन हो गया और फिर बाद में कई सारे आंदोलन हमें देखने को मिले। सीकर में किसान आंदोलन हो गया। क्या किया जाए? लोगों से बात की जाए। इसलिए लोगों से बात करने के लिए 1922 में सरकार ने एक आयोग भेजा मेजर हॉलैंड के नेतृत्व में, जो एजीजी थे राजस्थान के उस समय, हॉलैंड, एक आयोग भेजा, हॉलैंड आयोग। अब साहब हॉलैंड आयोग यहां आया। अब एक चीज हम देखेंगे क्योंकि बार बार क्वेश्चन कई बार यहां से भी बन जाते हैं। हॉलैंड आयोग आया। इस हॉलैंड आयोग ने किससे बात की? जनता से बात की, क्योंकि परेशान कौन था? जनता। लेकिन जनता की तरफ से कोई लीडर तो होगा जो हॉलैंड आयोग और जनता के बीच में मीडिएटर बनेगा। तो यहां मीडिएटर कौन बनेगा? राजस्थान सेवा संघ, यानी कि जनता की तरफ से तो कौन हुए लीडर? राजस्थान सेवा संघ। और उधर मेवाड़ सरकार की तरफ से और ये अंग्रेजों की तरफ से। तो यहां तीन पक्ष हो गए, अंग्रेजों का पक्ष हो गया, जनता का पक्ष हो गया और इधर ये मेवाड़ सरकार का पक्ष हो गया। हॉलैंड आयोग में एक तो खुद हॉलैंड था, पीटर हॉलैंड, एक था विल्किंसन, ठीक है, एक का नाम था प्रभाष चंद्र चटर्जी, एक का नाम था बिहारी लाल कौशिक और एक का नाम था कर्नल ओगालवी। पैट्रिक हॉलैंड खुद था, विल्किंसन था, प्रभाष चंद्र चटर्जी, बिहारी लाल कौशिक और कर्नल ओगालवी। ये पांचों लोग तो अंग्रेजों की तरफ से थे समझौता करने के लिए। अब जनता की तरफ से कौन कौन आएगा? तो जनता की तरफ से आए, एक का नाम था माणिक्यलाल वर्मा, एक नाम था राम नारायण चौधरी, एक का नाम था नारायण पटेल, और एक का नाम था मोतीलाल। ये एक पक्ष वार्ता करने के लिए गया और इधर तेज सिंह और झालम सिंह और एक हीरा सिंह, इन लोगों के बीच में वार्ता हुई। बैठकर इन लोगों ने आपस में समझौता किया। यह था आपका हॉलैंड आयोग। माना जाता है कि 11 जून 1922 को ये समझौता हुआ और जब ये समझौता हुआ तो इस हॉलैंड आयोग के कहने पर जो 84 प्रकार के लाग बाग लगाए गए थे, इन 84 प्रकार के लाग बाग में से 35 प्रकार के लाग बाग जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए। 35 प्रकार के लाग बाग समाप्त कर दिए गए, यानी कि कुछ रियायत यहां पे इन लोगों को मिली। लेकिन समय आया कि 10 सितंबर 1923 को पथिक जी को जेल हो गई, पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पथिक जी को गिरफ्तार किया गया तो आंदोलन का नेतृत्व कौन करे?
इसलिए आंदोलन की जिम्मेदारी उठाए राजस्थान सेवा संघ के लोगों ने। तो यहां अगला जो चरण होगा वो होगा तीसरा चरण। कब से कब तक रहा? तो साहब 1923 में पथिक जी की जेल से लेकर 1941 तक, यानी कि अंत तक अब यही रहेगा तीसरा चरण। तीसरे चरण में स्पेशली नाम लूं तो जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, राम नारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, स्पेशली 2-3 लोगों का वर्चस्व यहां पे ज्यादा रहा। तो तीसरे चरण में हम देखेंगे कि ये जो उदारवादी जो लोग थे, या यूं कहें कि जो जमनालाल बजाज या हरिभाऊ उपाध्याय थे या माणिक्यलाल वर्मा थे, ये सारा आंदोलन इन्होंने अपने हाथों में ले लिया। और बाद में देखते देखते इस आंदोलन का अंत कब हुआ? तो अंत हुआ 1941 में। जो मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम था टी राघवाचारी। इन टी राघवाचारी ने क्या किया कि अंततः किसानों की समस्याओं को समझा और किसानों की समस्याओं को समझने के बाद इनके 2 अधिकारी भेजे, विल्किंसन और मोहन सिंह मेहता। इन 2 अधिकारियों को कहां भेजा? बिजोलिया भेजा। और बिजोलिया भेजने के बाद बिजोलिया जाके इन लोगों ने राजस्थान सेवा संघ के लोगों के साथ बातचीत की। और फिर ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन की जो मांगे थी, किसानों की जो मांगे थी, उन सभी मांगों को मान लिया गया कब? 1941 में। और फिर क्या हुआ? 1941 में जब मान लिया तो ये आंदोलन क्या हो गया? ये आंदोलन समाप्त हो गया। यानी कि देखो आप 1897 में आंदोलन शुरू हुआ, 1941 तक चला, यानी कि 44 वर्ष तक। मैं फिर कह रहा हूं, देश का पहला संगठित और अहिंसक किसान आंदोलन था, 44 वर्षों तक चला, कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई लाठीबाटा जंग नहीं हुई। गांधी जी, तिलक, मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों ने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। उस समय के बड़े समाचार पत्रों में इस घटना का प्रकाशन हुआ। लेकिन अंततः 1941 में 44 वर्षों की एक लंबे संघर्ष के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ। इस आंदोलन का सबसे बड़ा महत्व यह है साहब कि इस आंदोलन ने राजस्थान की सोई हुई जनता के अंदर, सोए हुए किसानों के अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा की। और देखते ही देखते बेंगू, बूंदी, अलवर, नीमूचना, कई सारे किसान आंदोलन जो है इस आंदोलन से प्रभावित होकर प्रारंभ हुए। तो यह था आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। थोड़ी सी मैं और बात करना चाहूंगा कि एक पंक्ति आती है, इसका नाम है, क्योंकि उस समय कवियों ने भी राजाओं को जगाने का बहुत काम किया। मान मान मेवाड़ी राणा, प्रजा करे पुकार, और रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल। फतमाल यानी फतेह सिंह। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सर्राफ की। प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सर्राफ ने ये कहा है कि मान मान मेवाड़ी राणा, प्रजा करे पुकारे। मेवाड़ के राणा फतेह सिंह, मान, प्रजा पुकार कर रही है तुझसे, विनम्रता के साथ तुझसे अपील कर रही है, मान, तेरे पास समय है अभी। मान मान मेवाड़ी राणा, प्रजा करे पुकार। और रूस जार, रूस जार यानी कि रूस के जो शासक होते थे उन्हें जार कहा जाता था। और थोड़े ही समय पहले 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जब ये चल रहा था सारा प्रोग्राम। तो जब रूस के जार का पता नहीं लगा तो सुन राणा फतमाल कह रहे तू क्या चीज है, जनता ने तो रूस के जार को उखाड़ के फेंक दिया। तो ये पंक्तियां किसकी थी? तो ये पंक्तियां प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सर्राफ की थी। अगली चीज
कि साहब एक नाम इसके अंदर काफी आया, माणिक्यलाल वर्मा, जो अपनी नौकरी छोड़कर विजय सिंह पथिक के साथ इस आंदोलन में जुड़े। और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इस आंदोलन में जनजागृति फैलाने के लिए एक गीत गाया गया, और वो गीत कौन सा था? तो आंसर होगा पंछीड़ा गीत। तो साहब माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा नामक गीत के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर एक राजनीतिक स्फूर्ति यहां पर जगाने की कोशिश की। तो यह आपका बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो 44 वर्षों तक चला, एक अहिंसक आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। अगला जो किसान आंदोलन होगा वो है आपका बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन कब से कब तक हुआ? 1921 से 1925 के बाद स्वतः स्फूर्ति से ये खत्म हो गया। अब साहब ये जो बेंगू किसान आंदोलन है, पहली बात तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित था। दूसरी चीज, बेंगू कहाँ है? तो वर्तमान में तो है साहब ये चित्तौड़ में, और उस समय मेवाड़ रियासत के 16 जो ए श्रेणी के ठिकाने थे उनमें से आता था। तो मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना ये था। यहां भी कौन थे? तो यहां भी जो अधिकता थी वो धाकड़ जाति के किसानों की थी, और यहां भी जो है वो 84 प्रकार के जो लाग बाग थे उन्हीं से लोग परेशान थे। अब इस समय देखो 1921 का समय है, तो द्वितीय चरण चल रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन का। लोगों ने अपील की, जनता ने अपील की विजय सिंह पथिक से कि आप बिजोलिया किसान आंदोलन को संभाल रहे हो, हमारे ऊपर भी दया करो, हमारी भी ये कंडीशन चल रही है। तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि मैं तो बिजोलिया में बहुत ज्यादा बिजी हूं, मेरा आना जाना रहता है, बाहर गांधी जी से मिलने, तिलक जी से मिलने, बाहर कांग्रेस के अधिवेशनों में जाता हूं, तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा प्रतिनिधि भेज सकता हूं जो अच्छे से नेतृत्व करेगा, मेरा शिष्य है, मेरे बराबर का आदमी है। तो यहां पथिक जी के कहने पर नेतृत्व किसने किया इस आंदोलन का? तो आंसर होगा राम नारायण चौधरी ने। ये उस समय के बड़े लीडर थे। राम नारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। हुआ ये कि 1921 में मेनाल, भीलवाड़ा में मेनाल, इस मेनाल में भेरूकुंड नामक स्थान पर लोग इकट्ठा हुए। भेरूकुंड स्थान पर, मेनाल में भेरूकुंड नामक स्थान पर ये लोग इकट्ठा हुए, और इन लोगों ने क्या निर्णय लिया कि कर नहीं देंगे, जो लागबाग हमसे ली जा रही है ये कर हम नहीं देंगे। अब साहब जो यहां का ठिकानेदार था, यहां का जो ठिकानेदार था, ठिकानेदार का नाम था अनूप सिंह। ये जनता का हितैषी था, और जनता ने जब मांग की कि हम ये टैक्स वैक्स नहीं देंगे, तो अनूप सिंह ने क्या किया कि टैक्सों को कम कर दिया, कुछ रियायत यहां पे अनूप सिंह ने दे दी जनता को, किसानों को। अब ये बात मेवाड़ सरकार को पसंद नहीं आई। मेवाड़ में इस समय शासक कौन है? फतेह सिंह। तो मेवाड़ सरकार ने अनूप सिंह से कहा कि भाई तूने किसके आदेश पर ये सब कुछ किया? तू इतना बड़ा नेता हो गया, इतना बड़ा ठिकानेदार बन गया कि तू राजा के आदेश की जरूरत नहीं है तुझे। इसीलिए जब ठिकानेदार अनूप सिंह ने जनता का सहयोग किया, किसानों को कुछ रियायतें दी, तो इस अनूप सिंह को तो पद से ही हटा दिया। और अनूप सिंह के बाद अगला जो यहां पे मुंसरमाद बिठाया गया, मुंशी बिठाया गया, उसका नाम था अमृतलाल। तो अनूप सिंह को हटाकर यहां पे जो मुंशी नया लगाया गया उसका नाम था अमृतलाल। और जनता यानी किसान और अनूप सिंह के बीच में जो समझौता हुआ था, इस समझौते को नाम दिया गया सरकार के द्वारा बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता क्या था? रूस की जनता और जार के बीच में जो समझौता हुआ था वो बोल्शेविक समझौता था 1917 में, इसीलिए बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। बोल्शेविक एक रूसी शब्द है। तो ठिकानेदार अनूप सिंह और किसानों के बीच में जो थोड़ा समझौता हुआ था, तो अनूप सिंह को तो हटा के अमृतलाल को लिया है,
और अनूप सिंह के बीच जो समझौता हुआ जनता के बीच में, उसे बोल्शेविक समझौता का नाम यहां पे दे दिया गया। और ये जो समझौता था जनता और अनूप सिंह के बीच में क्या क्या चीजें सेटलमेंट हुई है, इसके जांच के लिए ट्रेंच की अध्यक्षता में ट्रेंच आयोग बिठा दिया गया। तो क्वेश्चन आ जाए, ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन से है। बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो आंसर होगा बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? मेनाल भेरूकुंड से स्थान से हुई। नेतृत्व किसने किया? तो रामनारायण चौधरी ने किया। अब अगली चीज देखते हैं, साहब अनूप सिंह को हटा दिया और अनूप सिंह ने जो किसानों से समझौता किया था उस समझौते को रद्द कर दिया। बोल्शेविक समझौता यहां पे नाम दे दिया गया और अमृतलाल को नया मुंसलिम बिठाया गया जो सरकार के इशारों पर चलता था। और अमृतलाल के द्वारा किए गए जो रियायतें थी उनकी जांच के लिए ट्रेंच आयोग गठित कर दिया। इसीलिए जनता इकट्ठी हुई कहां पे? गोविंदपुरा गांव में। गोविंदपुरा गांव, समय था 13 जुलाई 1923 का। 13 जुलाई 1923 को सभी लोग इकट्ठे हुए रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में गोविंदपुरा गांव में। लेकिन यहां क्या हुआ कि यहां पे गोलीबारी की गई सरकार की तरफ से। ये जो लोग इकट्ठा हुए, अमृतलाल को नया मुंसलिम बिठाया गया और पुराने अनूप सिंह का जो समझौता था उसको रद्द किया गया। तो इसके विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो गोविंदपुरा गांव में 13 जुलाई 1923 को ये लोग इकट्ठा हुए, नारेबाजी की। तो यहां पे जब गोलीबारी हुई तो उसमें रूपाजी और करपाजी धाकड़ मारे गए। और रूपाजी और करपाजी भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ, रूपाजी और करपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से? तो आंसर होगा आपका बेंगू किसान आंदोलन। इन दोनों की यहां गोलीबारी के अंदर हत्या हो गई। तो जब इन दोनों की हत्या हुई तो उसके बाद में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। जुलाई, अगस्त और 10 सितंबर को विजय सिंह पथिक को जेल हो गई। तो पथिक जी को जेल कब हो गई? 10 सितंबर को पथिक जी को जेल हो गई। इसलिए फिर बाद में माना जाता है कि 1925 आते आते इनकी भी सारी बातें मान ली गई और धीरे धीरे जो है वो अपने आप ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो 4-5 चीजें ध्यान रखें बेंगू किसान आंदोलन में। एक तो बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन को कहा जाता है, किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो आंसर होगा बेंगू किसान आंदोलन। दूसरा, ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन से है। तीसरा कि साहब बेंगू किसान आंदोलन से अगर तीसरे क्वेश्चन में देखूं तो होगा कि रूपाजी और करपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो फिर आंसर होगा आपका बेंगू किसान आंदोलन से। ठीक है, अगले वीडियोस के अंदर हम बाकी अन्य किसान आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए अभिव्यक्ति क्लासेस के साथ और अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। धन्यवाद। आपकी सुखद भविष्य की कामनाओं के साथ मैं कुलदीप सिंह चौधरी जल्द ही अगले क्लास के अंदर हम मिलते हैं और बाकी के किसान आंदोलन जिनमें बूंदी किसान आंदोलन से हम शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत।